टेस्ट गुरु चैनल के मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी के लिए मैं पुनः एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि है 8वें स्थान पे शुक्र का असर क्या होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हमारे जीवन में ज्योतिष और ज्योतिष के ग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यह जो प्रकृति है यह ज्योतिष चक्रमय है। यह प्रकृति के साथ ही हमारा ये जो शरीर है जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए जब जब प्रकृति में परिवर्तन आता है तब तब हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। अष्टम स्थान रिलटी में क्या है? मृत्यु का घर है। अष्टम स्थान से हम अनेक ग्रहों के बारे में कई बार सुनते हैं कि बुरा होता है। तो क्या शुक्र भी बुरा होता है? हो सकता है कि अच्छा भी हो। कब और कैसे अच्छा होता है हम इस वीडियो में यही जानेंगे। यदि आपके अंदर जानने की जिज्ञासा है, ज्योतिष को समझने की इच्छा है, तो बिल्कुल बने रहिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अष्टम स्थान पर शुक्र का असर क्या होता है, हम पहले उन सभी मनीषियों की जो बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा, विद्वान, ज्योतिषी, ऋषि, मनीषी हैं, उनकी बात करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे अपने विचार और अनुभव आपके साथ शेयर कि अष्टम स्थान पर शुक्र का असर क्या होता है। चलिए आइए चलते हैं हम अष्टम स्थान के शुक्र के ऊपर। जिस मनुष्य के जन्म लग्न से 8वें स्थान पर शुक्र हो उसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि से सुख प्राप्त होता है और व्यर्थ का वाद करता है, अर्थात जातक का बोलना नीचों जैसा होता है, बहुत बोलता है। जातक बहुत समय तक सुख से जीवन व्यतीत करता है, अर्थात ये दीर्घायु होता है। इसे विजय और धन लाभ कष्ट से प्राप्त होते हैं। बार बार देते रहने पर भी इसका ऋण बढ़ता ही रहता है, अर्थात सूद बढ़ता जाता है, कर्जा बढ़ता जाता है। यदा शुक्रे मृत्युम गतवती कठोर प्रलपनम चिरन वैजी विल्लम गज तुरग गो भृत्य निकरही, ऐसा जीवनाथ जी ने कहा है। जिस जातक के जन्म समय में शुक्र अष्टम भाव में हो वो कठोर वचन बोलने वाला होता है। ये चिरजीवी अर्थात दीर्घायु होता है। इसे चौपायों से अर्थात हाथी, घोड़ा, गाय और नौकरों से सुख होता है। धन का लाभ कष्ट से होता है। कभी धन की वृद्धि और कभी ऋण की वृद्धि होती है। ये शत्रुओं पर कष्ट से विजय प्राप्त करता है। आचार्य बराहमिहिर जी क्या कहते हैं अष्टम स्थान के शुक्र के ऊपर, आइए देखते हैं। कहते हैं अष्टम शुक्र हो तो जातक नीच अर्थात वकुलानुचित कर्म कृत होता है। और अष्टम स्थान के शुक्र के ऊपर वैद्यनाथ जी का क्या कहना है? कहते हैं शुक्र अष्टम स्थान में हो तो जातक दीर्घायु, सर्व सुख प्राप्ति युक्त, अति बली और धनिक होता है। यहीं पर मंत्रेश्वर का क्या कहना है? कहते अष्टमस्थे दैत्य पूजे सरोगा कलह प्रिया। अष्टम में शुक्र हो तो जातक धनी, दीर्घायु और भूमिपति होता है। लेकिन काशीनाथ महाराज का कुछ अन्य प्रयोजन है। कहते 8वें स्थान में यदि शुक्र हो तो जातक रोगी और झगड़ालू, बेकार बोलने वाला, घूमने वाला, निकम्मा तथा मनुष्यों का प्यारा होता है। जयदेव ने यहीं पर अपनी टिप्पणी दी है कि अष्टम में शुक्र हो तो जातक वंश के लिए अनुचित कर्म करने वाला, स्त्री सहित दरिद्री, दुर्जन तथा निर्भय होता है। इसे स्त्री और पुत्र की चिंता बनी रहती है। यहीं पर कल्याण वर्मा जी ने क्या कहा है? यदि शुक्र अष्टम स्थान में हो तो जातक दीर्घायु, बहुत सुखी, धनवान, राजतुल्य तथा सर्वथा संतुष्ट होता है। इन्होंने ठीक कहा। तो ढूंढीराज महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं जिस जातक के अष्टम भाव में शुक्र हो वो प्रसन्न चित्त, राजमान्य, शठ, निर्भय, घमंडी, कभी कभी स्त्री तथा पुत्र की चिंता से युक्त होता है। मानसागर का क्या कहना है अष्टम स्थान के शुक्र पर? मानसागर कहता है कि अष्टम स्थान में शुक्र हो तो जातक धर्मात्मा, राजसेवक, मांस भोजन प्रिय, विशाल नेत्र होता है। 75 वर्ष के बाद इसका मरण हो जाता है। वहीं पर गर्गाचार्य का क्या कहना है अष्टम स्थान के शुक्र पर? गर्गाचार्य कहते हैं अष्टम शुक्र हो तो जातक पिता का ऋण चुकाता है, यानी बाप का कर्जा बेटा चुकाता है और कुल की उन्नति करता है। इसकी मृत्यु किसी तीर्थ क्षेत्र में होती है और इसकी मृत्यु बात कफ से या क्षुधा से यानी भूख से होती है। यह शुक्र यदि स्थिर राशि में हो तो सतत कष्ट होता है। यहीं पर काश्यप ने क्या कहा है अष्टम स्थान के शुक्र पर? बोले अष्टम भाव का शुक्र यदि मेष में हो तो तृष्णा से, वृषभ में हो तो मुख रोग से, मिथुन में हो तो दंत रोग से, कर्क में हो तो त्रिदोष से, बात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, और सिंह में हो तो बिसूची अर्थात विष से, कन्या में जंगली जानवर से होती है मृत्यु, तुला में अगर हो तो सांप से मृत्यु होती है, और वृश्चिक में अगर है शुक्र अष्टम स्थान पर तो विष खा करके मृत्यु होती है। धनु में यदि बैठे हैं अष्टम स्थान में शुक्र तो लूत से होती है, और
मकर में हो तो विष प्रयोग से होती है, और कुंभ में यदि है तो अति काम भोग से मृत्यु होती है, और मीन में हो तो अति दुख होने से मृत्यु होती है, हार्ट अटैक होता है। वहीं पर बृहद यवन जातक कहते हैं कि अष्टम भाव का शुक्र हो तो जातक देखने में सुंदर, राजा के द्वारा सम्मानित होता है, निर्भय, गर्भीला, स्त्री तथा पुत्रों की चिंता से युक्त होता है। अष्टम स्थान के शुक्र के ऊपर जागेश्वर का क्या कहना है? जागेश्वर कहते हैं नरो नीच वक्ता पशुयूथ युक्ता धनम वर्धते रोग करता ग्रह स्यात्। अर्थात अष्टम शुक्र हो तो जातक ऐसा वचन बोलता है जैसे गंवार लोग बोलते हैं। ये पशुओं के झुंड का मालिक होता है, और ये धनी, रोगी तथा दीर्घायु होता है। और अष्टम स्थान के ऊपर शुक्र का जो स्थान है उस पर भृगुसूत्र क्या कहते हैं? भृगुसूत्र कहते हैं कि सुखी चतुर्थ वर्षे मात्र गंडा, अर्थात जातक सुखी होता है, मध्य आयु होता है, रोगी होता है, असंतुष्ट होता है। इसके चौथे वर्ष में माता पर संकट आता है, जब ये 4 साल का होता है तो इसकी पत्नी इसका हित चाहने वाली होती है। शुभ ग्रह की राशि में या युति में ये शुक्र हो तो जातक पूर्ण आयु होता है, यदि शुक्र पाप ग्रह के साथ हो तो अल्प आयु होता है। चलिए, पाश्चात्य मत का क्या कहना है अष्टम स्थान के शुक्र के ऊपर? पाश्चात्य मत कहता है कि अष्टम स्थान पर शुक्र बलवान हो तो विवाह से और सट्टे से या वारिस के रूप में अच्छा धन प्राप्त होता है। स्त्री धनवान होती है, स्त्री से धन प्राप्त होता है, और किसी आप्त स्त्री की मृत्यु से धन प्राप्त होता है। मृत्यु पत्र से, साझीदारी से लाभ होता है। ये शुक्र पीड़ित हो तो पत्नी खर्चीली होती है। इस शुक्र से बीमे के व्यवहार में लाभ होता है। मृत्यु शांति से होती है, दुर्घटनाओं का भय नहीं होता। यही शुक्र निर्बल हो तो बीमे की रकम पूरी नहीं मिलती, मूत्राशय के रोग होते हैं, ट्रस्टी होकर अच्छा धन प्राप्त करता है। ठीक है, तो विचार और अनुभव क्या कहते हैं अष्टम स्थान के शुक्र के ऊपर? विचार और अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। 8वां स्थान शुक्र जो है ये मृत्यु स्थान बताया जाता है। इस स्थान में यदि शुभ ग्रह हो तो आयु में थोड़ा बहुत सुख मिलता है। आर्थिक, शारीरिक व स्त्री विषयक सुखों में से कोई एक सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस स्थान में स्त्री राशि का और पुरुष राशि का भेद नहीं है। काशीनाथ का बतलाया हुआ अशुभ फल भी अनुभव में आता है। गायन, वादन आदि कलाओं में छोटी उम्र में सफलता रूपी शुभ फल का अनुभव लग्न, पंचम, सप्तम, नवम व एकादश में शुक्र के होने से मिलता है। ये फल अष्टम स्थान के शुक्र का नहीं है। जिन व्यक्तियों के जन्मांग में अष्टम स्थान में शुक्र होता है वे विद्वान और सदाचारी होते हैं। इस शुक्र से पत्नी स्वाभिमानिनी, धैर्य संपन्न, श्रेष्ठ स्वभाव वाली, मधुर भाषणी तथा विश्वास योग्य होती है। यदि अष्टम शुक्र मिथुन या वृश्चिक राशि में हो तो स्त्री पुत्रों से कला होती है, स्त्री सुख नहीं मिलता, धन स्वल्प, व्यवसाय अव्यवस्थित तथा अस्थिरता रहती है। यदि इस स्थान का शुक्र वृष, कर्क और धनु राशि में हो तो प्रकृति ठीक नहीं रहती। मधुमेह, उपदंश और प्रमेह आदि रोग होते हैं। अर्थात इस शुक्र का व्यक्ति व्यभिचारी प्रवृत्ति वाला होता है। सिंह और मकर राशि में होने से व्यक्ति का पुत्र से वैमनस्य अर्थात झगड़ा रहा करता है। संतान अल्प, पत्नी सुख अल्प, किंतु परिस्थितियों और परिस्त्रियों से सुख और धन प्राप्त होता है। दूसरे की स्त्रियों से धन प्राप्त करता है। यदि शुक्र मेष और कन्या में हो तो विवाह के अनंतर भाग्योदय का नाश होता है। आर्थिक संकटों का भूयस्त्व, व्यवसाय व नौकरी में असफलता और ऋणग्रस्तता यानी कि कर्जा होना अनुभव में आते हैं। यह शुक्र कुंभ, मीन और तुला का हो तो सब कुछ ठीक चलता है। साधारण सुख तथा धन होते हैं। विधवा, निर्वासिता, पर स्त्रियों से अवैध संबंध रहता है अष्टम शुक्र से। यदि शुक्र कर्क, सिंह व मीन राशि में हो तो व्यक्ति मद्यपियनी, शुरापाई, मदिरापाई, शराबी होता है। वृश्चिक और कुंभ के शुक्र होने से व्यक्ति अफीमची होते हैं। शुक्र दूषित हो तो गुप्त रोग होते हैं। अतीब कामुक होने से अनैसर्गिक संभोग की बारी आती है। मीन राशि का शुक्र अति अशुभ फल देता है। पत्नी पुरुष प्रकृति की और पुंसचली, कारावास और व्यवसाय में हानि होती है। तो ये रहा अष्टम स्थान के शुक्र का प्रभाव। अब हम देखते हैं यही शुक्र यदि नवम भाव में हो तो क्या असर करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अष्टम के बाद शुक्र नवम में यदि है तो आप समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति कर्जा देता है, कर्जा लेता नहीं है। यानी कि इसका स्वभाव, इसका काम काज, व्यापार सब ब्याज से चलता है। मतलब
नगर निवासी सभी मनुष्य इसे ब्याज वृद्धि देते हैं। कोई भी इसके ऋण से खाली नहीं रहता, अर्थात ये अपने गांव में विशेष धनाढ्य होता है। ये सूद पर रुपया देने का व्यवसाय करता है और सभी पूर्ववासी सूद पर कर्ज लेते हैं। इस तरह इसके धन की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है और ये धार्मिक वृत्ति होने के कारण सदावर्त दान आदि धर्म के कार्य करता रहता है, जिससे इसकी दूर दूर तक प्रसिद्धि होती रहती है। लोग सदावर्त से भोजन खाते हैं। ऐसा शुक्र होता है नवे घर में, जिसका याचकों को कपड़े आदि वितरण होते हैं। इस कारण लोग इसके घर को शीघ्र ही पहचान लेते हैं। यह जातक धर्मध्वजी अर्थात दंभी होता है। यह अर्थ मनोरोचक नहीं है। संभव तो यह है कि इस जातक के घर के आगे धर्म नैमित्तिक कोई ध्वजा गाड़ी गई हो, जिससे लोग इसके घर को शीघ्र ही पहचान लेते हैं। दान का धर्म का फल यश तो है ही, प्रसिद्धि भी आवश्यक ही है। इसे नौकरों से, दासों से और अपने बंधु लोगों से सुख मिलता है। इस सुख के अतिरिक्त शरीर का पूर्ण सुख भी प्राप्त होता है। नवे घर के शुक्र के ऊपर जीवनाथ महाराज ने अपनी टिप्पणी की है कि भृगौ भाग्यस्यानंदवती कुसीदेन नगरे दधीरन्नास्मयी के सतमपि वृद्धिम लियदा। जिस मनुष्य के जन्म समय में शुक्र नवम भाव में हो, उसके ग्राम में कौन से सुख नहीं होते। कौन से मनुष्य होंगे जो ब्याज सूद से इसकी धन की वृद्धि न करते हों। अपितु सब लोग इसके ऋणी होते हैं, अर्थात ये मनुष्य अपने गांव में बहुत बड़ा धनवान होता है, मुखिया होता है। दूर से ही पताकाओं से सुशोभित उसकी यज्ञशाला दिखाई पड़ती है। भाइयों का सुख और शारीरिक सुख भी अधिक प्राप्त होता है। ध्वजा और पताका समानार्थक शब्द है। नवम भावगत शुक्र का जातक यज्ञ, दान, सदाव्रत आदि धार्मिक कार्य करता है और इनके संबंध में ध्वजाएं और पताकाएं गाड़ी जाती हैं और ये पताकाएं घर के शिखर पर फहराई जाती हैं। इनसे लोग जातक के घर को दूर से पहचान लेते हैं। यही अर्थ है, प्रासंगिक है। दाम्भिकता प्रासंगिक नहीं, इससे तो भाग्य भावगत शुक्र का अशुभ फल ही सूचित होगा ना। तो भट्ट जी तथा जीवनाथ दैवज्ञ का मत है, ज्योतिषी का मत है कि शुक्र शुभ फलदाता है। यदि नवम भाव में होता है तो एक समान है। नवमे तपस्वी, आचार्य बाराहमिहिर कहते हैं कि ये तपस्वी विद्यमान तथा तपः। यदि नवम भाव में शुक्र हो तो जातक तपस्वी होता है, अर्थात जातक पवित्रात्मा होता है। पवित्रात्मा धनिक लोग ही यज्ञ, दान, इष्टापूर्त कर्मों में अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करते हैं। यही लोग गरीबों के लिए लंगर लगाते हैं, गर्म कपड़े पहनने को देते हैं। नवम भाव का शुक्र अंतःप्रेरणा से जातक की रुचि धार्मिक कार्यों की ओर खींचता है और यही मत नारायण भट्ट जी का भी है। कल्याण वर्मा क्या कहते हैं? विमला यत तन वित्तोदार युवती सुख सुहद जनोपेतः। नवम भाव में शुक्र हो तो जातक पुष्ट अर्थात दृढ़ शरीर, मजबूत शरीर वाला होता है, धनाढ़ होता है, उदार होता है, स्त्री सुख युक्त, मित्रों से युक्त और गुरु की सेवा में निरत रहता है। देव और अतिथियों का सेवक होता है, अर्थात नवम भावगत शुक्र का जातक देव तथा अतिथियों का आदर करने वाला होता है। इसे सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति पवित्र स्वभाव के होते हैं वे ही देवताओं का तथा गुरुजनों का आदर करते हैं। जिनका इस विपरीत स्वभाव होता है वे देव निंदक, गुरुजन निंदक, माता पिता के द्वेषी, दान यज्ञ पुण्य कर्मों के विरोधी होते हैं। इसी भाव तथा अभिप्राय को मनोगत करते हुए आचार्य जी ने मुख्य फल तपस्वी का वर्णन किया है। वैद्यनाथ का कहना है नवे घर में शुक्र के ऊपर कि नवम भावस्थ शुक्र का जातक विद्या, धन, स्त्री, पुत्र आदि से संपन्न होता है। यहाँ पर गर्गाचार्य ने नवम भाव के शुक्र के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है। आइए देखते हैं। यदि जातक के नवम भाव में शुक्र हो तो वह भाग्यवान, धन प्रिय, बहुत गुणों से संपन्न, ब्राह्मणों का आदर करने वाला, अपने भुजबल से, अपने हाथों से, अपने उद्योग और परिश्रम से उन्नति करने वाला होता है। बृहदेवन जातक शुक्र के नवम भाव स्थान पर कहते हैं कि नवम भावगत शुक्र का जातक पिता से प्राप्त हुई संपत्ति का व्यय तीर्थ यात्रा, उत्सव, देव, गुरु तथा अतिथियों के पूजन आदि में करता है। बहुत संतुष्ट, मुनि के समान सादे वेश में रहने वाला, दुर्बल शरीर और अपनी जाति में माननीय होता है। इसे धन लाभ 15वें वर्ष में तथा भाग्योदय 25वें वर्ष में होता है। वशिष्ठ जी का कहना है नवे भाव के शुक्र के ऊपर कि कहते हैं यदि शुक्र नवम भावगत शुक्र के जातक को अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति होती है। मंत्रेश्वर कहते हैं नवे भाव के शुक्र के ऊपर कि यदि शुक्र नवम भाव में हो तो जातक के स्त्री, पुत्र, मित्रों से युक्त एवं राजा से भाग्योदय प्राप्त करने वाला होता है। यहीं पर मानसागर का कहना है कि नवम भाव में शुक्र हो तो जातक निर्मल शरीर, तीर्थ करने वाला और सुखी, देव ब्राह्मण भक्त, पवित्र हृदय, अपने बाहुबल से उपार्जित धन को भोगने वाला होता है।
यहीं पर काशीनाथ महाराज ने भी अपनी टिप्पणी दी है नवें भाव के शुक्र के ऊपर। यदि शुक्र धर्म भाव अर्थात नवम भाव में हो तो जातक धार्मिक, ज्ञानी, सुखी, धनी, नृपति पूज्य यानी कि राजा से पूजित होता है, विजयी, लोकप्रिय होता है। जयदेव का कहना है नवें भाव के शुक्र के ऊपर कि नवम भाव अगर शुक्र का जातक पाप कार्य छोड़कर अच्छे कार्य करता है, संतोषी और क्रोध रहित होता है। ढूंढीराज का कहना है कि जिसके नवम स्थान में शुक्र हो वो जातक अतिथि, गुरु, देवताओं का पूजक, तीर्थ यात्रा के लिए धन संचित करने वाला, सदा धन वाहन से आनंदित, मुनि के समान सादा कपड़ा पहनने वाला अर्थात सादा लिबास रखने वाला और क्रोध रहित होता है। हरिवंश जी का क्या कहना है, कहते हैं नवे घर में शुक्र हो तो जातक राजा की कृपा से कुल की उन्नति करता है। यह सुखी, यशस्वी, धार्मिक कार्य करने वाला, विद्वान और धनवान होता है। यह सदैव भाग्यवान रहता है। भृगुसूत्र का कहना है कि नवम स्थान में शुक्र का जातक धार्मिक, तपस्वी और जप आदि का कार्य करने वाला होता है। इसके पांवों पर अच्छे सामुद्रिक लक्षण होते हैं, उपभोग मिलते हैं और भोग वृद्धि होती है। ये स्त्री पुत्रों से युक्त होता है। इसका पिता दीर्घायु होता है। पाप ग्रह साथ हो तो पिता पर संकट आता है। पाप ग्रह के साथ उसकी राशि में, शत्रु ग्रह की राशि में व नीच में हो तो धन हानि होती है और गुरु पत्नी से व्यभिचार करता है। शुभ ग्रह साथ हो तो भाग्योदय होता है, अधिकार पद प्राप्त होता है। चतुर्थेश तथा सप्तमेश के साथ हो तो बहुत भाग्यवान होता है। घोड़े, पालकी आदि वाहन प्राप्त करता है। विचित्र कपड़े और आभूषणों का प्यारा शौकीन होता है। अब राजाओं और महाराजाओं का चलन तो नहीं रहा। राजा, महाराजा आदि अधिकार और पदवियां विलुप्त तथा उच्छिन्न मूल हो गई हैं। अब तो इन शब्दों से महत्ता प्राप्त धनाढ्य व्यक्तियों का बोध करना होता है। इसी तरह राजयोग तथा महाराज योग के अर्थ में भी परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि राजाओं की अब रियासतें नहीं रही। तो राजा का तात्पर्य है कि धनों में सेठ। अब नवे घर के ऊपर शुक्र होने पर पाश्चात्य मत का क्या कहना है, आइए हम उधर भी देखते हैं। नवम भावस्थ शुक्र का जातक प्रवासी, आनंदी और सुस्वभावी, स्नेहल, धार्मिक, शुद्ध चित्त का, काव्य, नाटक आदि का पढ़ने वाला, परोपकारी, विद्या व्यासंगी होता है। ये समुद्री प्रवास भी करता है। अलभ्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भी यत्न करता है। जो ना मिले उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। विवाह में होने वाले आपतों का सहाय से अच्छा मिलता है। जो मुसीबत में हो विवाह इत्यादि के समय वो ये व्यक्ति उसकी मदद करता है। चलिए विचार और अनुभव के तहत देखते हैं। प्राचीन जितने लेखक थे, विचारक थे, उन्होंने नवम भावगत शुक्र के फल प्रायः शुभ बतलाए हैं। इनका अनुभव तब होता है जब नवम भाव का शुक्र मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियों का हो। जो कोई अशुभ फल किसी लेखक ने बतलाए उनका अनुभव शेष राशियों में मिलता है। तांबे का सोना बनाना, असाध्य रोगों के चिकित्सा के लिए दवाइयाँ खोजना, स्त्री को पुरुष में परिवर्तन आदि की खोज की ओर प्रवृत्ति जातक की तभी होती है जब शुक्र कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियों में होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नवम शुक्र के केवल पिता ही दीर्घायु होता है। ऐसा ही नहीं, किंतु माता भी दीर्घायुष्य प्राप्त करती हुई देखी गई है। माता का दीर्घायु होना विशिष्टतया अधिक मात्रा में पाया गया है। यदि शुक्र पुरुष राशि में हो तो भाई अधिक और बहनें अल्प थोड़ी होती हैं, और लड़के कम और लड़कियां ज़्यादा होती हैं। स्त्री राशि का शुक्र हो तो भाई बहनों और पुत्रों की स्थिति पुरुष राशि के समान ही होती है। पत्नी साधारण तो भी पति पत्नी में खूब प्रेम रहता है। यदि शुक्र मिथुन, कर्क, धनु तथा मकर राशि का हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है। व्यवसाय करने के लिए स्त्रियों से धन मिलता है और स्त्री की मृत्यु के बाद सारा वैभव नष्ट भी हो जाता है। यदि यह शुक्र कन्या और कुंभ राशि में हो तो संतति से भाग्योदय होता है। पहले कन्या संतति होती है, वैभव स्थिर रहता है। अगर पहले पुत्री हुई तो वैभव स्थिर रहता है। पहले पुत्र हो तो पहले अच्छी स्थिति होती है, बाद में अवनति होती है। मिथुन और वृश्चिक में यदि शुक्र हो तो मृत्यु समय में स्थिति वैभवशाली होती है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु राशि का शुक्र हो नवे घर में तो पत्नी प्रत्येक प्रकार से सुंदरी होती है। भाल विशाल, आंखें विशाल और चमकीली, केश लंबे काले और चमकीले स्वभाव, आनंदी, संसार में अनासक्ति, संतति के लिए विशेष इच्छा का अभाव रहता है। नवम भाव के शुक्र से गायन, वादन, सिनेमा आदि ललित कलाओं में निपुणता तथा कीर्ति प्राप्त होती है। अभिनय में निपुणता स्वाभाविक होती है। यदि शुक्र कर्क, वृश्चिक और मीन में हो तो पत्नी गोरी होती है, निर्भीक होती है और हाव भाव से, अच्छा बोलचाल से, अपने स्वभाव से खुशहाल होती है। और यदि शुक्र वृष, कन्या और मकर राशि में हो तो स्त्री का चेहरा गोल और अभिमत्ता भरी तथा कोपयुक्ता होती है, गुस्सैल होती है और इसकी किसी से भी बनती नहीं, स्वार्थ भरी प्रवृत्ति होती है। यदि ये शुक्र दूषित हो तो विवाह विजातीय और
आयु में बड़ी स्त्री से, विधवा से होता है अथवा इनसे अवैध संबंध रहता है। इस स्थान के शुक्र का जातक माता पिता से विरोध रखता है, स्वयं स्त्री वशवर्ती रहता है। यदि मीन में शुक्र हो तो इसका फल तृतीय स्थान के समान होता है। जातक की रुचि अनैसर्गिक स्त्री संबंध की ओर रहती है। यह जातक रिश्ते में बड़ी स्त्रियों से, फूफी, मौसी, मामी तथा मित्र पत्नी से अवैध संबंध रखता है। तो ये रहा 9वें भाव में शुक्र का फल। आपको कैसा लगा हमें आप जरूर बताएं। मेरा प्रयास है कि आपको ज्योतिष के बारे में अधिक से अधिक बता सकूं। यदि आपको रुचि है, आपको आनंद आता है तो हमें आप जरूर कहें और अपनी टिप्पणी में हमें लिखें आप क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ कई कारणों से, लेकिन मैं लाइव आता रहा हूँ पीछे, आगे भी आऊँगा। आप सभी लोग चैनल पर बने रहिए। आप सब देखते हैं, टिप्पणी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अधिक लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं पर आप लोगों से लेता हूँ विदा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।